गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि आपका वास्तविक संख्या है। और मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि यदि आप एक बार मेरा पूरा फुल वीडियो देख लेंगे तो आपके पास 1% भी वास्तविक संख्या से रिलेटेड डाउट नहीं बचेगा और आपको कहीं आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप घर पे ही बैठे बैठे टोटली आप ही कंप्लीट कर सकते हैं अपना पूरा पढ़ाई। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर आपका है 1.1 जो कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है। एक नंबर में बोल रहा है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को हमें जानना पड़ेगा क्योंकि इसी फॉर्मूला पे ये पूरा टोटली क्वेश्चन बेस्ड है आपका 1.1 का। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये हम जानेंगे कि हमारा a बराबर बी क्यू प्लस जो आर है ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोग भाग तो जरूर सीखे होंगे। तो भाग आपका जैसे मान लीजिए कि आपको 3 से भाग देना है 8 में, 3 से भाग देना है 8 में, तो आप क्या करते हैं 3 के टेबल में देखते हैं कि 8 है कि नहीं। तो 3 के टेबल में आपका 8 नहीं है तो इससे कम वाला लेते हैं, 2 बार में ले जाते हैं, 3 2 6। आपका ये एक जैसा नहीं है तो नहीं करता है, यानी माइनस होता है, घटता है। तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 बचता है ना। तो ये हमारा जो बीच में 8 है ना, यही a को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में भाज्य भी बोलते हैं, हिंदी में हम लोग भाज्य भी बोलते हैं। और जिससे भाग देते हैं इसको हम लोग b से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में भाजक भी बोलते हैं। और जो इधर इस साइड में जितना बार में भाग जाता है और जो हम लिखते हैं इधर, इसको हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में भागफल भी बोलते हैं। और नीचे जो बच गया है इसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसे हिंदी में हम लोग शेषफल भी बोलते हैं। इसे हम लोग हिंदी में शेषफल बोलते हैं। और मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। a हमारा भाज्य है जिसको हम लोग a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद b जो है ये b आपका भाजक है जिसे हम लोग b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और जो भागफल है इस भागफल को ही हम लोग q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे नीचे जो शेषफल बचता है इस शेषफल को ही r से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आप पूरा टोटली चैप्टर इसी फॉर्मूला पे बना सकते हैं। ठीक है ना। एक नंबर में सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। एक नंबर में आपका क्वेश्चन है कि 135 और 225। एक नंबर का एक क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225। सबसे पहले आप लिखिएगा सॉल्यूशन के बाद आप अंडरलाइन कीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा चूंकि। अब सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप देखिए कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो इन दोनों में से बड़ा आपका 225 है। इन दोनों में से, ये कोई जरूरी नहीं कि ये बाद में ही बड़ा वाला होगा, ये पहले भी हो सकता है। जहां कहीं भी रहे सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों में से जो बड़ है ना उसको a मान लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे लिखना कि चूंकि a बराबर 225, अब फिर उसके बाद लिखना b बराबर 135 इतना लिख लीजिएगा। a बराबर बड़े वाले नंबर को और b बराबर छोटे वाले नंबर को, वो कहीं भी हो। ठीक है, इसके बाद लिखना है कि चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्वेश्चन एक बार और पढ़कर हम सुना दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका बोल रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए
सबसे पहले आपका ये दोनों नंबर से बोल रहा है एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका भी बता रहा है कि किस तरीका से एचसीएफ निकालना है। तो वही बोल रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आपका ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला लिखा गया है E बराबर BQ प्लस R, इसी के सहायता से एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ये फॉर्मूला लिख दिए और ए यहाँ पे है, तो ए के मान क्या है 225, तो ए की जगह पे लिख देंगे 225 बराबर बी का मान है 135, तो बी की जगह पे लिख देंगे 135। उसके बाद बाबू इन दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है ना, तो मल्टीप्लाई रहता है, गुना रहता है, तो यहाँ पे गुना लिख देंगे। फिर ये क्यू, अब क्यू के जगह पे क्या लिखना है, तो सबसे पहले हम अभी आपको बता रहे हैं, यहाँ पे मैं बताया कि ये बीच वाला आपका ए होता है। उसके बाद मैं आपसे बोला कि जस्ट बराबर के बाद में जो बी है ये बी भाजक को बोला जाता है, ठीक है। तो मैं बी के जगह पे भी इसको लिख दिया। तो जैसे इसको और इसको लिखा जाता है वैसे ही हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसको दोनों को लिख रहा है। तो मैं ए के जगह पे ये लिख दिया 225, इसके बाद यहाँ पे बी, तो बी के मान क्या है 135, 135 लिख दिया। अब इसके बाद इसमें भाग दे रहा है, ठीक है। तो आपका ये दो बार में नहीं जाएगा क्योंकि ये 225 है, इसको दो बार में ले जाएंगे ना तो 135 135 270 225 से बेसी हो जा रहा है, तो इसलिए इसको हम एक बार में ही ले जाएंगे। तो यहाँ पे 135 ही आएगा। अब 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 2 में से 3 नहीं जाएगा तो ये इससे एक कैरी लेगा, तो कैरी लेगा तो आपका 2 है, और एक कैरी लेगा तो आपका 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 9 बचेगा। और यहाँ पे एक बचा, इसको एक कैरी दे दिया है तो 2 था तो 1 ही ना बचा, तो 1 में से 1 गया तो 0, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बचा 90, तो मैं आपसे क्या बोला कि ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है, यही बताया था। तो ए के जगह पे तो मैं 225 लिख दिया हूं, बी के जगह पे 135 लिख दिया हूं, और क्यू अब है तो क्यू के जगह पे ये 1 आया है ना, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, और उसके बाद आर, तो आर की जगह पे आपका 90 है तो यहाँ पे 90 लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर हम दूसरा स्टेप फिर मुझे लिखना पड़ेगा, तो दूसरा स्टेप आपको भाग विधि से एचसीएफ निकालने को बताया गया होगा। यहाँ पे जो शेषफल बचता है इसको ऐसे हम लोग घेर देते हैं, और इसके जस्ट ऊपर वाले को हम लोग फिर बीच में लिखते हैं। जब तक ऐसे हम लोग तब तक करते हैं जब तक नीचे 0 ना आ जाए, तो इसको हम लोग यहाँ पे उठा के रखेंगे 135, 135। अब 90 से फिर इसमें भाग देंगे, तो हम 90 से इसमें 135 में भाग देंगे तो 90 दूना 180, 135 से बेसी हो जाएगा दो बार में, तो एक बार में ही जाएगा, तो एक बार में जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 90। उसके बाद फिर यहाँ पे अंडरलाइन करके फिर देखेंगे कि दोनों एक जैसा नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो क्या करेंगे कि 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 ही आएगा। फिर 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा 4 आएगा। अब यहाँ पे इतना स्टेप में देख रहे हैं कि ये बीच वाला आपको बोला था ए होता है, तो देखिए ना यहाँ पे ऐसे बीच में 135 आया है ना, तो ये हमारा ए हो गया, ये 90 हमारा फिर अब दूसरा का स्टेप में बी हो गया, और यहाँ पे ये आपका क्यू हो गया और ये आपका आर हो गया, ठीक है। तो ए के जगह पे फिर 135 लिखना पड़ेगा, 135 बराबर, फिर इसके बाद बी, फर्स्ट स्टेप में आपका 90 आर था, लेकिन दूसरा का स्टेप में फिर 90 आपका बी हो गया, तो बी के जगह पे लिखेंगे 90, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, और उसके बाद है फिर क्यू, तो क्यू के जगह पे फिर 1, अब प्लस है तो प्लस, उसके बाद आर, आर के जगह पे आपका 45, फिर तीसरा का स्टेप में फिर इसको ऐसे
घेर देंगे और इसके जस्ट ऊपर जो 90 है, इसके ऊपर 135 था, तो इस 135 में 90 से भाग दिया, लेकिन यहाँ पे 45 को घेरा हूं तो इसके जस्ट ऊपर 90 है, तो इस 90 को बीच में लिखना पड़ेगा और उसके बाद 45 से भाग देंगे 90 में तो ये 2 बार में जाएगा, तो 45 दूना 90। अब यहाँ पे 0 में से 0 गया 0 और 9 में से 9 गया 0, तो यानी 0 0 आ गया, तो यानी शेषफल आपका क्या आया, r के मान 0 आया और a आपका 90 हो गया, b आपका 45 हो गया और q आपका 2 हो गया। ये थर्ड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में फिर लिखेंगे, यहाँ पे आपका a है तो a के मान 90 है, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे बराबर b का मान आपका 45 है तो 45 लिखेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई और फिर q के मान आपका 2 है तो 2 लिखेंगे और फिर आपका r के मान 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट में आपका 0 0 आ गया, तो इसका मतलब आपका HCF निकल गया है। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि अतः HCF जब 0 आ जाएगा तो ऐसे लिखना है, HCF कोष्ठ में लिखना है आपको यही 135 और 225 बराबर, अब HCF 135 और 225 का कौन है HCF, तो ये जो 0 है ना, इस 0 के जस्ट ऊपर वाला 45 ही आंसर होता है। I mean, ये सबसे नीचे वाला स्टेप के बराबर के राइट साइड वाला, जस्ट बराबर के राइट साइड वाला ही आंसर होता है 45, तो ये 45 आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये मैं आपको समझा कर एकदम बेहतरीन तरीके से ये लिखा हूं। आप चाहें तो एग्जाम में आप भी ऐसे लिख सकते हैं, यदि आप ऐसे लिखेंगे तो आपका भी गलत नहीं होगा, आप प्लस में जो भी कॉपी वगैरह आपका चेक करेगा तो वो भी खुश होकर आपको नंबर देगा कि वो पूछेगा कि बच्चा अपने से सब कुछ गुना भाग करके इसका आंसर मंगाया है। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, दो नंबर में है क्वेश्चन आपका 196 और 38,220। 2 नंबर में है 196 और 38,220। 38,220। तो सबसे पहले मैं क्या बोला आपको लिखने के लिए, सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आपको मैं क्या बोला कि सबसे पहले ए और बी को डिसाइड कीजिएगा, तो ए इसमें से मैं बोला था कि सबसे बड़ा वाला जो है उसको ए मान लेना है, तो हम लिखेंगे चूंकि ए बराबर 38,220 तथा बी बराबर 196। इतना समझ में आ गया। अब लिखेंगे, फिर लिखेंगे चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता है कि ए जो है ये हमारा ए भाज्य यानी बीच वाला है, तो ए के मान क्या माने हैं 38,220। 38,220 इसको ऐसे घेर दीजिए। उसके बाद बी को हम लोग भाजक माने हैं, भाजक माने नहीं है, भाजक ही होता है, तो बी का मान है 196, यानी 196 से आपको भाग देना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऐसे हम घेर दे रहे हैं। ठीक है, तो ए के मान हम भर दे रहे हैं 38,220 बराबर बी के मान 196। इन दोनों के बीच में बी और क्यू के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, और क्यू अब यहाँ पे जितना बार में भाग जाएगा वो आपका क्यू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं
कि ये आपका 196, तो ये आपका एक ही बार में जाएगा, तो 196, 3 डिजिट ये भी है, 3 डिजिट इसमें से भी ले लिया। इसके बाद यहाँ पे आपका 2 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो ये इससे एक कैरी लेगा, तो आपका 12 हो जाएगा, और 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा 6 आएगा। फिर ये आपका 7 बचा, 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो ये फिर इससे एक कैरी लेगा, तो आपका हो जाएगा 17। 17 में से आपका 9 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 8, और उसके बाद फिर ये 2 बचा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब ये है 196 और ये है 186, जो कि इससे ये कम है, तो कम है तो एक और इधर से हम उतार रहे हैं डिजिट को, तो 2 को भी यहाँ पे ले रहे हैं। अब ये आपका हो गया 1862, तो 1862 में अब भाग देंगे 196 से, तो आपका ये लगभग 200 के लपेट में है, तो 200 के लपेट में है तो लगभग 9 दूना 18, तो ये लगभग 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 9 छक 54, 54 के 4 हासिल 5, फिर 99 81, और 81 और 5 86, 86 के 6 हासिल 8, उसके बाद फिर 9 एकम 9 और 8, तो ये 17 हुआ। ठीक है, फिर इसको ये एक जैसा नहीं है तो माइनस करेंगे, तो 2 में से 4 हमारा माइनस नहीं होगा, तो ये इससे कैरी लेगा, तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 8 बचेगा। फिर ये 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो ये इससे कैरी लेगा, तो ये हमारा 15 हो जाएगा। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। इसके बाद फिर ये आपका 7 हो जाएगा, तो 7 में से 7 गया 0, और 1 में से 1 गया 0। अब इसके बाद ये 0 को यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे बच गया क्या चीज, ये दोनों कट गया है, ये दोनों कट गया। अब यहाँ पे बच गया हमारा 980। अब 980, तो इसको ले जाएंगे लगभग 200 के लपेट में, तो 5 दूना 10, तो ये लगभग 5 बार में जाएगा, 5 12, 5 बार में जाएगा। तो 6 में 5 से गुना करेंगे तो 6 पच्चे 30, 30 के 0 हासिल 3, हासिल 3। उसके बाद 9 में 5 से करेंगे तो 9 पच्चे 45, अब 45 से 3 48, 48 के 8 हासिल 4। इसके बाद फिर 5 में 1 से करेंगे तो 5 और हासिल 4 9, तो ये हमारा पूरा पूरा 0 आ गया। ये 980 में से 980 घटाएंगे तो हमारा 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्यू है, और ये हमारा आर है। ठीक है, तो हमारा एक ही बार में पूरा पूरा कट गया, यानी 196 में 195 से गुना कीजिएगा तो 38,220 आ जाएगा, जो कि आपका लास्ट में 0 आ गया। तो यानी क्यू के जगह पे क्या आया है 195 प्लस आर, आर के जगह पे क्या आया है 0। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे इसलिए HCF 38,220 कामा 196 बराबर, और मैं बोला था आपको कि बराबर के जस्ट बाद वाला जिसमें 0 आ जाता है जिस स्टेप में, उसमें बराबर के जस्ट राइट वाला आपका आंसर होता है, HCF होता है, यानी 196 आपका आंसर यही होगा। ये आपका 2 नंबर का सवाल है। मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए थर्ड देखते हैं, 3 नंबर सवाल। तीन नंबर सवाल है आपका 867 और 255, 867 और 255, 867 और 255। तो सबसे पहले मैं आपको बोला सॉल्यूशन लिखने के लिए, सॉल्यूशन लिख लेना है। इसके बाद आपको पहले ए और बी डिसाइड कर लेना है।
तो लिखेंगे चूंकि ए बराबर 12, 255 और 867 में 12 हमारा 867 ही है, तो लिखेंगे ए बराबर 867 तथा बी बराबर 255। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे ए तो मान लिए हैं, तो ए को लिख लेंगे 867 बराबर बी को मान लिए हैं 255। उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई गुना, और क्यू, तो क्यू और भाग देंगे तो मालूम चलेगा। तो यहाँ पे 800 ए, तो ए क्या है भाज्य, तो मैं ए का मान है 867 तो 867 लिख दिया। फिर इसके बाद बी, तो बी हमारा भाजक है जो कि हमारा 255 है, तो मैं 255 लिख दिया। अब इसके बाद देखेंगे कि कितना बार में जाएगा, तो ये हमारा लगभग 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 के 5, 8 से 1 फिर से 5 3 15 16 के 4 से लेकर उसके बाद 3 दूना 6 और 6 1 7। फिर यहाँ पे 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, फिर आपका 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और फिर 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे बीच वाला हमारा ए, ये वाला बी, ये वाला क्यू और ये वाला आर, ये ना होता है। तो ए का मान तो हम लिख दिए हैं 867, बी के मान लिख दिए हैं 255 और क्यू के मान हमारा 3 आएगा प्लस आर के मान हमारा 102 आएगा, यानी शेषफल 102। आपको बोला था कि जब यहाँ पे शेषफल 102 आए तो इसको ऐसे घेर देंगे, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर हमारा 255 है, तो 255 को यहाँ पे लिखिए और उसके बाद फिर 102 से भाग दीजिए इसमें, तो 102 से भाग जाएगा 2 बार में, तो हमारा 204 आएगा। अब यहाँ पे एक जैसा नहीं है तो इसको माइनस करेंगे, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही आएगा, और 2 2 कट जाएगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेप में आपका ये 255 ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। तो ए के मान 255, ए के मान 255 हम लिख दे रहे हैं, इसके बाद बराबर बी के मान 102 लिख दे रहे हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई क्यू, तो क्यू के मान 2 लिख दे रहे हैं प्लस आर के मान हमारा 51, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप में आपका क्या होगा, इसको जस्ट यहीं से घेर दीजिए और इसके जस्ट ऊपर आपका 102 है तो 102 लिखिए, और 102 से कितना बार गुना कराएं कि 51 से कितना बार गुना कराएं कि 102 आ जाए, तो 51 से यदि हम 2 बार में गुना कराएंगे तो हमारे 51 दूना 102 आ जाएगा। अब ये 102 में से 102 को घटाएंगे तो हमारा 0 आएगा, तो ये हमारा फिर तीसरा का स्टेप में 102 ए हो जाएगा, 51 बी हो जाएगा, ये 2 क्यू हो जाएगा और 0 आर हो जाएगा। तो तीसरा के स्टेप में 102 लिख दे रहे हैं ए के जगह पे, बराबर बी के जगह पे 51 लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यू के जगह पे आपका 2 लिख दे रहे हैं, और प्लस शेषफल आर के जगह पे 0 लिख दे रहे हैं। तो मैं बोला कि जिस स्टेप में लास्ट में 0 आ जाता है उस स्टेप के बराबर के जस्ट राइट साइड वाला आपका HCF होता है, तो लिखेंगे इसलिए HCF कोष्ठ में यही नंबर लिखना है 867 कामा 255 बराबर, यहाँ पे ये बराबर के जस्ट राइट साइड में 51 है, ये 51 आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि आपका 1 नंबर का टोटली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं। दो नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पे एक लॉजिक हम लोग देखेंगे, एक हम लोग
लॉजिक देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 6q+1, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। यहाँ पे अभी मैं एक फॉर्मूला बताया था, जो फॉर्मूला क्या था, a बराबर bq+r, ये ना बताया था। अच्छे, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो b है, इस b के जगह पे आपका 6 दिख रहा है ना, ये यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो b के जगह पे आपका 6 दिख रहा है। और यहाँ पे मैं क्या बताया था कि मैं यदि 2 से 5 में भाग दूंगा ना, तो ये हमारा 2 बार में जाएगा और ये 4 आएगा, और 5 में से 4 को हम घटाएंगे तो 1 आता है। ये मैं ए बताया था, ये बी बताया था, ये क्यू बताया था और ये आर बताया था। तो यहाँ पे कभी भी आर जो होता है ये बी से छोटा ही होता है, आर कभी भी बी से छोटा ही होता है। यदि इसके बराबर भी आ जाता, यहाँ 2 है, यदि यहाँ भी 2 आ जाता तो ये कट नहीं जाता, 2 से 2 कट जाता, लेकिन ये कभी भी बराबर नहीं आता है शेषफल कभी भी बी से कम ही आता है। तो यदि बी का मान यहाँ पे 6 मुझे दिख रहा है, तो कंफर्म है कि आर के मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। 6 यदि हो जाता तो ये कट ही जाता, तो इसलिए हमारा आर के मान 5 तक हो सकता है, और बी के मान तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि 6 है, और ए आपका एक विषम पूर्णांक है, ठीक है, जो कि ए तो बी से भी बड़ा होता है। देखिए ना, ए के मान आपका 5 है, जो कि इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो ए तो भाई अपने आप में बड़ा होगा, जो कि आपका एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद लिखेंगे सॉल्यूशन डालेंगे, और इसके बाद लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, इतना लिख देंगे। फिर लिखेंगे तथा आर बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि बी हमारा 6 है, इसलिए शेषफल हमारा 6 से कम ही होगा, 5 तक होगा। अब यहाँ पे हम जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे आपको बनाना है। सबसे पहले आप लिखिए केस फर्स्ट में सबसे पहले आप लिखिए, चूंकि ए बराबर bq+r, यहाँ पे b हमारा क्या है, b हमारा 6 है, तो लिख देंगे 6, q के जगह पे q लिख देंगे और प्लस r के जगह पे हमारा 0 है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि r बराबर 0, तो यदि r बराबर हम 0 लिए हैं तो r के मान हम 0 भर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 6q आएगा, ठीक है। और ये 6q हमारा सम संख्या है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था सम संख्या विषम संख्या क्या होता है। मैं बताया था कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो सम संख्या होता है, और वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे वो विषम संख्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसका लिंक जाकर आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6q जो है ये हमारा सम है, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, लेकिन सम वाला को मुझे नहीं लेना है, हमें विषम वाला को लेना है, ठीक है। जो विषम वाला होगा वही लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी है, ये देखिए 6q जो है ये आपका सम है, और ये 1 जो है ये आपका विषम है, और सम संख्या और विषम संख्या को जोड़िएगा ना तो आपका विषम संख्या ही होता है। सम संख्या और विषम संख्या को जोड़िएगा तो ये विषम संख्या ही होगा, इसको भी जोड़िएगा सम संख्या और विषम संख्या को तो वो विषम संख्या ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये तो हमारा सम संख्या। फिर लिखेंगे केस 2, और केस 2 में लिखेंगे यदि
यदि r बराबर 1 लेंगे, अब 0 ले लिया, अब 1 लेंगे तो लिखेंगे चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे आपका b के मान क्या है 6 है, तो 6 क्यू प्लस आर के मान क्या माने हैं 1। अब यहाँ पे 6 क्यू जो है ये सम है और प्लस ये 1 जो है ये विषम है, ये 6 क्यू सम है और 1 हमारा विषम है, और इन सम और विषम को जोड़ा जाएगा तो हमारा विषम ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे केस 3। तो केस 3 में लिखेंगे यदि r बराबर, अब 2 को लेंगे 2, तो लिखेंगे चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b हमारा 6 है तो 6, उसके बाद q की जगह पे लिखेंगे q और प्लस r को क्या लिए हैं 2 लिए हैं, तो ये हमारा समीकरण 3। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये हमारा सम है और प्लस 2 भी हमारा सम है, और सम को सम में कभी भी जोड़ा जाता है तो सम ही होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको मिटा रहे हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे केस 4। केस 4 में लिखेंगे यदि, अब 2 को ले लिए, अब 3 को लेंगे, यदि r बराबर 3, तो लिखेंगे चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b की जगह पे क्या है 6 है, तो 6 क्यू प्लस r के मान 3, ये हमारा सम है और प्लस ये हमारा विषम है, तो सम और विषम को जोड़ा जाता है तो विषम ही होता है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 4। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे केस 5। केस 5 में लिखेंगे यदि r बराबर 4, और 4 को लेंगे तो लिखेंगे चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b के मान 6 है, q प्लस r के मान 4, तो यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा, देखिए ये समीकरण आपका 5 होगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये हमारा सम और प्लस ये भी सम, तो सम और सम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा सम ही होगा। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे केस 5, सॉरी 6, केस 6, तो 6 में लिखेंगे यदि r बराबर 5, लिखेंगे चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b हमारा 6 है, q प्लस r के मान 5 है, तो यहाँ पे 6 क्यू प्लस, तो 6 क्यू हमारा क्या है सम है और 5 हमारा विषम है, तो इसको समीकरण मान लेंगे 6, और ये सम और विषम दोनों को जोड़ा जाएगा तो हमारा विषम ही होगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें कौन कौन विषम है, तो एक तो हमारा यहाँ पे विषम दिख रहा है समीकरण 2, एक हमारा यहाँ पे मिल रहा है समीकरण 4 विषम संख्या, और एक हमारा समीकरण 6, ये 3 को हमें विषम संख्या मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बाबू लिखेंगे कि समीकरण 2, उसके बाद समीकरण 4 तथा समीकरण 6 से यह स्पष्ट है कि 6 क्यूब, देखिए इसमें आपका 6 क्यूब प्लस 1 है, 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5
एक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। हो गया आंसर। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपको मैं एक लॉजिक बताया, ये इस सवाल में नहीं, बस आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, तो ये आपका जैसे जैसे मैं लिखा हूं वैसे वैसे आप लिखिए, बिल्कुल आपको 100% जितना नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उतना नंबर ये मिल जाएगा यदि इस तरह से आप बनाएंगे तो। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें सबसे ये क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है और इसका एक कीवर्ड है। कीवर्ड आपका क्या है, इसमें लिखा है अधिकतम संख्या। अधिकतम 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 संख्या, ये अधिकतम जो है ना, ये आपका एक कीवर्ड है। ये आपका बोला है कि मतलब उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो ये जो अधिकतम संख्या आता है ना, तो हम लोगों को HCF ज्ञात करना होता है। और जब न्यूनतम संख्या आता है, अधिकतम संख्या के जगह पे यदि न्यूनतम संख्या रहता तो हम लोगों को LCM निकालना पड़ता। बस यही हमें पकड़ना है, अधिकतम के जगह पे न्यूनतम संख्या रहता तो LCM निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे अधिकतम संख्या है इसलिए हम HCF निकाल देंगे। और ये कोई जरूरी नहीं कि आपको अभी में मतलब ए बराबर BQ प्लस R के सहायता से बताया था HCF निकालने का, तो ये भी आप उसी से निकालिएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस एंगल से आप HCF निकालना जानते हैं उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 2 संख्या दिया है। एक बोला है किसी परेड में 616 सदस्यों वाले, तो एक आपका है 600, एक है आपका 616 और दूसरा आपका है 32 सदस्यों वाले। तो एक 616 है और एक 32 है, तो इन दोनों का आप HCF निकाल दीजिए। चलिए आपको हम गुणनखंड विधि से निकाल कर बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 616 का मैं निकाल रहा हूं HCF, गुणनखंड कर रहा हूं, तो 2 से पहले ले जाएंगे तो हमारा आएगा 308, फिर 2 से ले जाएंगे तो हमारा आएगा 154, फिर 2 से ले जाएंगे तो हमारा आएगा 77, फिर अब 7 से ले जाएंगे तो आएगा 11, और उसके बाद 11 से ले जाएंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ पे 32 का निकालेंगे गुणनखंड, तो 32 का 2 से ले जाएंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो हमारा 2 आएगा, और फिर 2 से ले जाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 616 बराबर, और इन सब को गुणा में लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, फिर इन सबको लिखेंगे, पहले 32 यहाँ डाल देंगे इक्वल टू, फिर इन सबको मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें कैसे HCF निकाला जाता है गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा नंबर दोनों में मिल रहा है। जब जितना नंबर दोनों में मिल जाता है उसको गुना कर देते हैं, वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे आपका एक ये 2 2 मिल रहा है, आपका एक ये भी 2 2 मिल रहा है, आपका ये भी 2 2 मिल रहा है, लेकिन और कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए
HCF 616, 32 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये दोनों में जो है ना, इसको एक बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई ये दोनों को भी एक बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों को भी एक बार लिखेंगे, तो हमारा आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 8 आया, तो आपको लिख देना है, यहाँ पे क्या बोला था लास्ट में कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो हम लिखेंगे कि अतः उन स्तंभों का अधिकतम संख्या 8 आया है, तो 8 है, यही आंसर होगा। समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है, यही मतलब कितना बार पूछा है एग्जाम में। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 3m, उसके बाद लिखा है 3m+1। तो इसमें ये हमारा वही लॉजिक देखेंगे, लॉजिक क्या लग रहा है कि ये फॉर्मूला होता है a बराबर BQ+R, ये b के जगह पे 3 दिख रहा है, तो कॉन्फर्म है कि यदि यहाँ पे ये आपका और यहाँ पे नीचे हमारा r होता है, तो कॉन्फर्म है कि a हमारा बड़ा होता है और r छोटा होता है b से, तो हमारा b 3 है, तो r के मान 100% 3 से कम होगा, क्योंकि b हमारा 3 है, तो b तो बड़ा ही होता है ना r से, तो r के मान ज्यादा से ज्यादा 0, 1, 2 हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 4 नंबर में कि माना b बराबर 0, 1, 2, इतना लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे केस 1, केस 1 में लिखेंगे यदि r बराबर 0, फिर लिखेंगे चूंकि a बराबर BQ+R, तो b के मान हमारा क्या है 3 है, तो लिख देंगे 3, q की जगह पे Q+R, तो r हमारा 0 है, तो 0 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 3Q। इसको हम वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग ये बोला है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पे वर्ग करना पड़ेगा, तब वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग क्या होता है, 3 त्रिका 9, और q का वर्ग q का स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको 3m के रूप में कैसे भी मंगाना है, तो सबसे पहले इसको हम इस 9 को 3 और कोष्ठ में 3 लिख देंगे, तो 3 त्रिका फिर 9 आ जाएगा, और q स्क्वायर के जगह पे q स्क्वायर लिख देंगे, इसको फिर 3 में 3 से गुना कराएंगे तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा, q स्क्वायर, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें 3m मंगाना है, तो आप कैसे भी इसको 3m बस मंगा दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और इस 3q स्क्वायर को m मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कि माना 3q के स्क्वायर बराबर m। ठीक है, और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे केस 2 में, केस 2 में क्या है, केस 2 में हम पहले लिखेंगे यदि r बराबर 1 लिखेंगे, r बराबर 1, तो फिर लिखेंगे चूंकि a बराबर BQ+
आर। तो यहाँ पे बी तो हमारा थ्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे थ्री और क्यू की जगह पे क्यू। फिर इसके बाद लिखेंगे प्लस आर की मान क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इसका फिर क्या करना है, वर्ग करना है, तो मैं यहाँ पे वर्ग कर दूंगा और कोष्ठ में लिख दूंगा। यहाँ भी कोष्ठ में लिखना पड़ेगा क्योंकि वर्ग करने पर यहाँ भी लिख देंगे चूंकि वर्ग करने पर। ठीक है, तो अब वर्ग करेंगे तो ये हमारा एक फॉर्मूला पे बनेगा a प्लस बी का द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, तो यानी 3q का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 उसके बाद मल्टीप्लाई a 3q फिर मल्टीप्लाई फिर b 2ab, तो b फिर 1 अब प्लस b के स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 3 के स्क्वायर हमारा 3 3 का 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इन तीनों का गुना करेंगे प्लस, तो 3 दूना 6 और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 ही आएगा, तो 6q और फिर प्लस यहाँ पे a का स्क्वायर 1 आएगा। इतना समझ में आ गया। फिर इसको इधर लिख रहे हैं। ठीक है, ये मिटा रहे हैं, बस लॉजिक एक बताया था समझाने के लिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे अब इन दोनों से क्या मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, 9q स्क्वायर प्लस 6q में से 3 तो कॉमन ले सकता हूं मैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और फिर अंदर लिखेंगे 3, तभी तो 3 3 का फिर 9 आएगा और उसके बाद q स्क्वायर है तो q स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस, इसके बाद 2q, फिर हम 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6q आ जाएगा, 6q आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे इन सब को कोष्ठ में जितना है इन सब को m मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3m प्लस 1 और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि माना 3q स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कि माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ये माना हूं मैं। ठीक है, और मान कर कैसे भी मंगाना ही था। ठीक है जी, तो इसलिए इसको समीकरण 2 मान लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि अब यहाँ पे फिर हम चाहें तो b के मान केस 3 में 2 भी लेकर एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सवाल में 3m प्लस 1 तक ही पूछा है और यदि हमारा 1 तक ही करने में आंसर आ गया तो फिर एक स्टेप आगे बढ़ाकर टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, तो इसी के अनुसार हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन के ही अनुसार लिखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लिखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, हो गया आंसर आपका। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
नेक्स्ट आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 5 नंबर, ठीक है। ये 4 नंबर और 5 नंबर दोनों बहुत वीवीआई है। थोड़ा इसको मिटा दिया जाए। पांच नंबर सवाल आपका बोल रहा है, 5 नंबर सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये इसके पहले वाला में बोला था कि घन धनात्मक पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला था, और इसमें बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वो वाला स्क्वायर वाला था और ये वाला क्यू वाला है, यानी इसका क्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा घुमा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें लॉजिक जो बताया था ना, उस लॉजिक से थोड़ा सा ये हमें हट के बनाएंगे आसान के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक 9m बोला है, एक 9m+1 बोला है और एक 9m+8 बोला है, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग लॉजिक लगा रहे थे कि ये हमारा b की जगह पे यहाँ पे a बराबर BQ+R लिख रहे थे। तो ये तो हम लोग लॉजिक लगा रहे थे कि b की जगह पे 9 है तो 9 मान लेंगे, लेकिन ये मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 भी मानेंगे तो इसका आंसर आएगा, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हम लोग ना इसको दूसरा कुछ मान लेना तो और आसान भी हो जाएगा और ये हमारा आंसर भी आ जाएगा। 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप तीनों आ जाएगा, यदि हम 9 के जगह पे सिर्फ 3 मान ले तो, ठीक है। सिर्फ हम लोग 3 मान लें 9 के जगह पे तो हमारा आंसर आराम से आ भी जाएगा और ज्यादा आपका माथा पेची भी नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 5 नंबर सवाल यहाँ पे लेकर सबसे पहले सॉल्यूशन डाल देंगे और सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे कि माना b बराबर 3 तथा r बराबर, अब जब b के मान 3 मान लिया तो r हमारा कंफर्म है कि b से कम ही होगा। तो हमारा एक 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, 3 तो होगा नहीं। यदि 3 होगा तो फिर 3 से 3 कट नहीं जाएगा, तो इसलिए 3 हो ही नहीं सकता है, तो हमें यहीं तक होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे केस 1 लेंगे। केस फर्स्ट में हम लिखेंगे कि यदि r बराबर, पहले 0 ले रहे हैं, फिर लिखेंगे चूंकि a बराबर BQ+R, तो हमारा b के मान क्या माने हैं 3, उसके बाद q के जगह पे q लिखो प्लस r, तो r हम 0 लिए हैं तो 0 ले लिए। अब 3q जोड़ेंगे तो हमारा 3q आएगा। अब यहाँ पे घन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि घन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 9 9 3 27 q का q, ठीक है। लेकिन हमें 27 नहीं मंगाना है ना, हमें तो मंगाना है एक नंबर में 9m। तो क्या इस 27 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोष्ट में 3 और उसके बाद q का q। अब यहाँ पे 9 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा 9 3 27 आ जाएगा और q का q हमारा q का q आ जाएगा। तो हमें ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, 9m लिख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और फिर कोष्ट में इसके लिख देंगे कि माना 3q का q बराबर m। इसको मैं m मान लिया सबको, ठीक है। तो हमारा समीकरण 1 निकल गया। फिर केस 2 लेंगे। केस 2 में, केस सेकंड में हम लेंगे यदि r बराबर 1 लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि a बराबर BQ+R, तो यहाँ पे b के मान हम 3 माने हैं तो 3 लिख देंगे, उसके बाद q प्लस r के मान 1 लिए हैं तो 1।
अब इसका घन कर दे रहे हैं, ठीक है, कोष्ठ में लिख देंगे, चूंकि घन करने पर, ठीक है। अब a प्लस बी का द होल क्यूब पढ़ाया हूं, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ए क्यूब, तो ए क्यूब हमारा 3q का क्यूब प्लस 3a², तो 3 गुने a², तो 3q का a² और उसके बाद गुने 3a², ए क्यूब प्लस 3a² बी, 3a² बी, तो बी की जगह 1 लिख देंगे, फिर प्लस 3ab², 3a की जगह पे 3q गुने b² यानी 1 का स्क्वायर और फिर प्लस बी क्यूब, तो यानी 1 का क्यूब, बी का क्यूब, तो बी की जगह पे 1 है। फिर यहाँ पे 3 का क्यूब, तो 3 3 का 9, 9 3 27, तो 27 क्यूब, फिर प्लस इसका पहले स्क्वायर कर लेंगे, तो 3 3 का 9 और 9 3 27 और 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27 ही आएगा, तो हमारा 27 क्यू का स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर 3 3 का 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा, और प्लस 1 का क्यूब 1 ही आएगा, ठीक है। अब इस सब में से 1 को छोड़कर इन सब में से क्या इन सब में से क्या मैं 9 कॉमन ले सकता हूं? इन सब में से आप आराम से 9 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें 9m मंगाना है, तो इन सब में हमें 9 मिल भी जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इन सब में से हम 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 9 कॉमन ले रहे हैं, तो हमारा 9 बाहर निकल गया, और उसके बाद यहाँ पे 3 यदि हम लिख दे अंदर, 3q का क्यूब, तो हम 9 में 3 से गुना करेंगे तो फिर 9 3 27 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, और फिर यहाँ पे 27 है, तो यदि बाहर 9 है, यदि यहाँ पे 3 लिखे तो फिर 9 3 27 हो जाएगा, और q² का q², फिर प्लस यहाँ पे 9 है, तो इन 9 में से 9 का 9 पूरा निकल गया, तो फिर यहाँ पे आपका 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, और फिर आपका प्लस 1 है तो 1 लिख दिया है, ठीक है। और फिर बराबर, अब इन सब को हम m मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 9m प्लस 1 मंगाना है, तो प्लस 1 तो है, 9 भी है, लेकिन इस m की जगह पे ये सब है, तो इन सब को m मान लेंगे, ठीक है। तो 9m प्लस 1, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और उसके बाद लिखेंगे माना, इन सबको लिख देंगे ऐसे, माना 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस 1 बराबर m, ये लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे केस 3 लेंगे, केस 3, और लिखेंगे यदि r बराबर, अब 1 लिया था, अब 2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि a बराबर bq प्लस r, फिर यहाँ पे b के मान क्या मान है, 3 मान है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और उसके बाद q की जगह पे q प्लस r के मान क्या मान है, 2 मान है, तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे इसका q कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि घन करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी के द होल क्यूब पर फिर तोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a का क्यूब, तो a का क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस 3a² बी, तो 3a² यानी 3q का स्क्वायर गुने 3a² बी प्लस 3ab², तो 3ab² यानी 2 का स्क्वायर गुने b का क्यूब यानी 2 का क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पे गुना करेंगे, 3 3 का 9 9 3 27q का क्यूब प्लस
फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 दूना 54, तो यहाँ पे आपका आएगा 54 क्यू का स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस, अब फिर यहाँ पे 2 दूना 4, तो 4 3 12, 12 के बाद जब बैठते हैं 36, तो यहाँ पे 36 क्यू आप प्लस यहाँ पे 2 का क्यू, तो 2 का क्यू 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो हमें क्या इन सब में से, इतना में से 8 को छोड़कर इन सब में से 9 कॉमन मिल सकता है, तो हम यहाँ पे 9 पहले कॉमन ले लेंगे और बाकी सबको देखेंगे कि अंदर क्या बच रहा है। तो यदि 27 के लिए हम कोष्ट में 3 लिख दें तो 9 में 3 से गुना करें तो 9 3 27 फिर आ जाएगा, और क्यू का क्यू है तो यहाँ पे क्यू का क्यू लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 9 में 6 से गुना करेंगे तो 9 6 54 आ जाएगा, और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, और फिर 36 है तो यहाँ पे 4 लिखें तो 9 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 आ जाएगा, और क्यू है तो क्यू, और प्लस इसको हम कोष्ट में घेर देंगे और प्लस 8 को प्लस 8 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें तीसरा के स्टेप में 9m प्लस 8 मंगाना है, तो प्लस 8 तो दिख रहा है और 9 भी दिख रहा है, लेकिन m की जगह पे ये सब दिख रहा है, तो इन सबको m मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9m प्लस ये 8 का 8। अब इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कि माना, इन सबको लिख देंगे 3q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m। ठीक है, तो ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ। ये समझाने के लिए आपको लॉजिक एक बताया था। ठीक है, अब फिर इसके नीचे आपको क्या लिखना है, फिर इसके नीचे आपको मैं जो लिख रहा हूं वो लिख दीजिएगा। लिखिएगा कि समीकरण ये 1 2 तथा 3 से, समीकरण 1 2 तथा 3 से यह स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यह स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस इतना लिख देना है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका 1.1 का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि आपको पूरा ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कोशिश कीजिए इसको एक बार और देखने के लिए, और यदि फिर भी कहीं आपको डाउट नहीं क्लियर हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है, उसको फिर मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।